हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम श्वेता है और अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो क्योंकि मैं अपने चैनल पे नीट का सिलेबस कंप्लीट कराने वाली हूँ विथ ऑल ट्रिक्स, जिससे आपको याद करना काफ़ी आसान हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाली हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमें पढ़ना क्या होता है, पहले वो जानते हैं कि हम लोग क्लासिफाई करते क्यों हैं। तो अगर आप ये सोचो कि हमारे आसपास इतने तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, अगर आपसे हर ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक को अलग अलग स्टडी करने को बोला जाए तो आप सोच लो आपके लिए कितना डिफिकल्ट होगा, राइट। जैसे आप स्कूल जाते हो, आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग नोटबुक होती है। फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग। अगर इमेजिन करो कि आप सारे सब्जेक्ट की एक ही नोटबुक रखते हो तो आपके लिए वो पढ़ना, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ना कितना डिफिकल्ट होगा। तो वैसे ही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं ताकि एक ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करें तो उस ग्रुप में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उनके बारे में हमें पता चल जाता है। तो बहुत पहले से ही लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि हम कैसे क्लासिफाई करें। तो सबसे पहले अरिस्टोटल ने, उन्होंने क्या किया कि दो पार्ट में सिंपली डिवाइड कर दिया, एक प्लांट्स और दूसरा एनिमल्स। अब प्लांट्स को भी उन्होंने बोला कि जो सबसे बड़े प्लांट्स है उसे उन्होंने ट्रीज बोला, जो उससे छोटे थे उसे श्रब्स बोला, और जो सबसे छोटे थे उसे उन्होंने हर्ब्स की कैटेगरी में रखा। एनिमल्स को भी उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक जिनमें रेड ब्लड होता था और दूसरे वैसे एनिमल, आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें रेड कलर का ब्लड नहीं होता। ओके, तो उन्होंने भी एनिमल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक जिसमें रेड ब्लड होता था, ब्लड का कलर रेड होता था, और दूसरा जिसमें रेड कलर का ब्लड नहीं होता था। ओके, होप आपको इतना समझ आ गया होगा। तो उसके बाद ये तो अरिस्टोटल ने अपना सिंपली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, लेकिन प्रॉपर क्लासिफिकेशन किया टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया था? कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस ने क्या बोला कि हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म दो कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक को इन्होंने भी प्लांट्स में की कैटेगरी में रखा और दूसरे को उन्होंने एनिमल्स की कैटेगरी में रखा। अब प्लांट्स में उन्होंने किसे रखा? जिसमें सेल वॉल होते थे। ओके, और एनिमल्स में उन्होंने रखा जिसमें सेल वॉल नहीं होते थे, राइट। लेकिन डोंट हैव सेल वॉल। लेकिन अब इसमें भी प्रॉब्लम था। आपको पता होगा कि जितने बैक्टीरियाज होते हैं, फंजाई होते हैं, उनमें भी सेल वॉल होती है। तो उन्होंने जितने बैक्टीरिया, फंजाई जिसमें भी सेल वॉल होते थे उन सभी को एक ग्रुप में रखा। तो लोगों ने बोला नहीं, ये बात तो सही नहीं है। तो फिर उसके बाद फर्दर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? अर्नस्ट हैकेल ने दिया था। वैसे आपके बुक में इसके बारे में बहुत डिटेल से नहीं पढ़ना है, आपको डायरेक्टली फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है, बट थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो उन्होंने, अर्नेस्ट हैकेल ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को थ्री पार्ट में डिवाइड किया। पहले में उन्होंने प्लांट्स को रखा, सेकेंड एनिमल जैसा पहले से डिवाइड होता आया था, और उन्होंने एक और कैटेगरी, एक और ग्रुप ऐड कर दिया जिसे उन्होंने प्रोटिस्टा बोला, राइट। तो प्रोटिस्टा में उन्होंने सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा। मगर ये क्लासिफिकेशन भी सही नहीं था क्योंकि उसमें उन्होंने बैक्टीरियाज, प्रोटिस्टा सभी को इंक्लूड कर दिया। तो उसके बाद आया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कोपलैंड ने। उन्होंने एक नया किंगडम ऐड किया
जिसे मोनेरा बोला। मोनेरा में सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा। ओके, उसके बाद ये प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया, इस सॉरी मैंने गलत बोल दिया, मोनेरा में उन्होंने प्रोकैरियोट्स को रखा और प्रोटिस्ट बाकी के जो कैटेगरीज थे ये सारे यूकैरियोट्स थे। राइट, इसके बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगी कि प्रोकैरियोट्स किसे बोलते हैं और यूकैरियोट्स किसे बोलते हैं। राइट, उसके बाद आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हमें पढ़ना है। ये आपके बुक में दिया है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो इसे दिया था R.H. विटेकर ने, और इसका ईयर भी आप याद रखो बिकॉज ये नीट के बायोलॉजी के बुक में आपके दिया हुआ है एनसीईआरटी में, 1969, 1969। ये काफ़ी इजीली आपको याद हो जाएगा। 199 का उल्टा करो 6, देन 9, 1969। राइट, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने इसे 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया। मोनेरा जिसमें सारे प्रोकैरियोट्स को रखा, प्रोटिस्टा जिसमें यूकैरियोट्स को रखा, और ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे। मैं आपको इसका डिटेल यहाँ बताती हूँ। ये देखो, जैसे ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले उन्होंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ठीक है, अब प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही थे उसके सोल मेंबर, वो थे मोनेरा। ओके, इसमें सारे बैक्टीरियाज आते हैं। अब यूकैरियोट्स को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। कुछ यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर थे और कुछ मल्टीसेलुलर थे। तो जितने भी यूकैरियोट्स जो कि यूनिसेलुलर थे उसे उन्होंने प्रोटिस्टा में रखा। राइट, और जितने ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर थे उन्हें उसे अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। ठीक है, लेकिन अब मल्टीसेलुलर में भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे जिसमें प्लांट्स भी आते, एनिमल्स भी आते थे, फंजाई भी आते थे। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे उन्होंने ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स की कैटेगरीज में डिवाइड किया। आपको पता है प्लांट्स अपना खाना खुद से बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस करके, तो वो ऑटोट्रॉफ्स हुए। सिर्फ प्लांट्स ही ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। तो उन्होंने मल्टी सेलुलर को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक ऑटोट्रॉफ्स और दूसरा हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स में सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स थे, और हेटेरोट्रॉफ्स, अब हेटेरोट्रॉफ्स में भी 2 हैं, फंजाई एंड एनिमेलिया। अब अगर दोनों हेटेरोट्रॉफ्स है तो उन्हें हम डिवाइड कैसे करें? तो सबसे पहला जो डिवीजन है वो आप ये देख सकते हो कि जो एनिमल्स होते हैं एनिमेलिया किंगडम के अंदर जो आते हैं उनका न्यूट्रिशन वो होलोजोइक करते हैं। होलोजोइक मीन्स जैसे सबसे पहले वो खाने को अंदर लेते हैं, खाते हैं, देन उनका डाइजेशन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है बॉडी में, एब्जॉर्प्शन होता है, फिर डाइजेशन होता है। यानी पहले वो अंदर लेते हैं, ओके, इंजेशन, उसके बाद डाइजेशन होता है। जबकि जितने फंजाई होते हैं वो सारे सेप्रोफाइटिक होते हैं। सेप्रोफाइटिक का मतलब वो पहले सपोज ये एक फंजाई है, यहाँ पे कुछ खाना पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले वो कुछ एंजाइम डालेगा और इस खाने को यहाँ पे ही डाइजेस्ट करेगा, उसके बाद इस खाने को वो लेता है। तो यहाँ पे डाइजेशन पहले होता है और उसके बाद वो इंजेशन होता है। राइट, तो इस तरीके से ये सारे कैटेगरीज में डिवाइड किया। और इसके बाद ये आप देख सकते हो, ये आपके एनसीईआरटी बुक का एक टेबल है जिसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया।
अभी आप देखो कि उन्होंने किस किस कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे इसे डिवाइड किया है। सबसे पहला सेल टाइप। तो जितने प्रोकैरियोट्स थे वो सारे मोनेरा के अंदर आते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होल मेंबर ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मोनेरा होता है, राइट। उसके बाद जितने भी हैं ये सारे यूकैरियोट्स हैं, राइट। तो सेल टाइप के बेसिस पे उन्होंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक प्रोकैरियोट्स और दूसरा यूकैरियोट्स। उसके बाद जो नेक्स्ट आया वो है सेल वॉल के बेसिस पे। अब सेल वॉल के बेसिस पे आप देखोगे कि मोनेरा मोनेरा में सेल वॉल होता है, और ये सेल वॉल किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन का। नॉन सेलुलोजिक होता है, इसमें सेलुलोज नहीं होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन का होता है, जो कि पॉलीसेचेराइड और अमाइनो एसिड से बना होता है, राइट। और जित प्रोटिस्टा, कुछ प्रोटिस्ट में होते हैं सेल वॉल, मगर सभी में नहीं होते, कुछ में होते हैं। जब प्रोटिस्टा के बारे में मैं आपको बताऊंगी तो आपको पूरा डिटेल उस समय पता चल जाएगा। तीसरा कैटेगरीज उन्होंने डिवाइड किया फंजाई का। इसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, मगर ये काइटिन का बना होता है। ये आप याद रखना कि दोनों में डिफरेंस क्या है। मोनेरा के सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन के बने होते हैं और फंजाई का सेल वॉल काइटिन का बना होता है। और प्लांट्स प्लांट्स में भी सेल वॉल होते हैं, मगर ये सेलुलोज के बने होते हैं, ठीक है। और एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होते हैं। तो इतना आपको पता चल गया होगा। उसके बाद जो उन्होंने थर्ड कैरेक्टरिस्टिक लिया वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोनेरा प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स का मतलब ही होता है कि उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, ओके। तो ये एब्सेंट होते हैं। बाकी सारे, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सारे यूकैरियोट्स होते हैं। तो ऑब्वियसली इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, राइट। तो यहाँ पे जितने भी हैं, सिर्फ एक मोनेरा को छोड़कर बाकी सारे किंगडम्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। क्लियर? उसके बाद जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक थे वो था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो मोनेरा होते हैं वो सेलुलर होते हैं, सेल के बने होते हैं, और इनमें टिश्यू लेवल या उससे हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। प्रोटिस्टा भी सेलुलर होते हैं, राइट। और जितने होते मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूनिसेलुलर जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं वो सारे प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। तो प्रोटिस्टा भी सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है उनका बॉडी। और फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया, ये तीनों मल्टी सेलुलर होते हैं, राइट। तो जब मल्टी सेलुलर हुआ, इसका मतलब है कि वो सेलुलर लेवल नहीं होगा, वो टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा, राइट। वो ये जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब हुआ कि वो खाने को किस तरीके से खाते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि मोनेरा के अंदर काफी लंबा चौड़ा लिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी मोनेराज जितने बैक्टीरियाज होते हैं वो, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन काफी अलग अलग तरीके से होता है। वो कुछ मोनेराज ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉफिक में वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, और उसमें भी वो दो तरह से होते हैं। एक फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और दूसरे कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफ्स में वो ऑक्सीजन का यूज करते भी हैं और नहीं भी कर सकते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफ्स में वो अपना खाना खुद बनाते हैं केमिकल्स की हेल्प से। और हेटेरोट्रॉफ्स भी होते हैं, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हो कि कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक हेटेरोट्रॉफ्स।
उसके साथ ही ये सैप्रोफाइटिक भी होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं। सैप्रोफाइटिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ फंजाई में, और पैरासिटिक वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी अदर दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है। और प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉफिक में वो अपना खाना खुद से बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस करके, और हेटेरोट्रॉफ्स यानी कि वो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। फंजाई वो हेटेरोट्रॉफ्स ही होते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स में जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ सैप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक। पैरासिटिक जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं, इससे होस्ट ऑर्गेनिज्म को काफ़ी प्रॉब्लम भी होती है और वो अपना न्यूट्रिशन उस होस्ट ऑर्गेनिज्म से पाते हैं। सैप्रोफाइटिक मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। प्लांटे, प्लांटे आपको पता है जितने प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं, तो इन्हें ऑटोट्रॉफी की कैटेगरीज में रखा गया है। और एनिमेलिया, एनिमेलिया जितने एनिमल्स होते हैं वो सारे एनिमल्स हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। तो अब इनका डिफरेंस क्या है वो आप देख सकते हो। और ऐसा नहीं है कि एनिमल्स सैप्रोफाइटिक नहीं होते, एनिमल्स कुछ एनिमल्स सैप्रोफाइटिक होते हैं, इवन पैरासिटिक भी होते हैं। ठीक है। तो वो सारा आप जब इसके बारे में एक एक कैटेगरीज को अलग से पढ़ोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। होप आपको इतना समझ में आया। अभी नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे मोनेरा। ठीक है। वैसे तो हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में ही पढ़ना है, बट एक और क्लासिफिकेशन है, वो है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके बारे में भी बुक में दिया हुआ है थोड़ा सा, तो चलो जान लेते हैं इसके बारे में भी। तो इसमें क्या किया उन्होंने, मोनेरा को दो पार्ट में डिवाइड किया, आर्किया एंड यू बैक्टीरिया। ठीक है। पहले से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो था ही, इसमें ही ये जो मोनेरा है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक आर्किया और दूसरा यू बैक्टीरिया। ठीक है। तो हो गया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। और ये 3 डोमेन सिस्टम फिर क्या है, तो उन्होंने क्या बोला कि जितने ऑर्गेनिज्म है उनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया, जिसको 3 डोमेन सिस्टम बोला गया। इसमें भी एक यूकैरिया है जिसमें जितने भी यूकैरियोट्स हैं वो सभी को इस ग्रुप के अंदर रखा। सेकंड जो अभी मैंने बताया आर्किया एंड यू बैक्टीरिया, ये दो अलग अलग ग्रुप बन गए। जितने भी आर्की बैक्टीरिया थे उनको इसके अंदर रखा, और आर्की बैक्टीरिया को छोड़ के और जितने बैक्टीरिया थे उन सभी को यू बैक्टीरिया के अंदर रखा। तो ये हुआ हमारा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको 3 डोमेन सिस्टम भी बोलते हैं। और उसके बाद अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है अलग अलग किंगडम के बारे में डिटेल। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मोनेरा के बारे में, वो चलो अब नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ मैं। तब तक के लिए बाय।